आशीष जी, आप एक बार जो है अपने नोट्स शेयर कर दीजिएगा आप, क्योंकि मैं देखता हूँ ज्यादातर चीज कॉपी करते कौन हैं से तो वाली? ये मतलब जो हमारा प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड नोट्स जो है बहुत मम्बो जम्बो है, इट्स लाइक रियली मम्बो जम्बो, इट्स ओनली फॉर माय हेड एंड एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली क्या है कि एक स्ट्रक्चर मेरे को चाहिए, बिकॉज मेरा जो सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है और बाकी किसी भी व्यक्ति का जो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है, उसमें एक गैप को मैं कैसे फिल कर सकूं और बेटर तरीके से, इसलिए मुझे वो नोट्स चाहिए। Yeah, that we will talk. We will have to talk because I do have some great feedback for you. So that we will have a one-on-one conversation where it's not recorded. So I'll definitely talk on that to you directly. ठीक है, फाइन। चलिए तो अब हमारा एक ये कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो, मैंने तो करा था ये शायद शेयर। हमारे एक देवी माँ का एक श्लोक का जाता है, प्रथम दुर्गा सप्तशती के अंदर है, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी लाइकवाइज। तो प्रथम शैलपुत्री इज द अर्थ एलिमेंट, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी इज वाटर एलिमेंट। तो अर्थ और वाटर के बाद फायर आएगा, बट वहां पर जो है सीधे चंद्र घंटा लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पर कात्यायनी एयर एलिमेंट पर कूष्मांडा विच इज फोर्थ, अब फिर चंद्र घंटा विच इज फिफ्थ, एंड सिक्स्थ में डायरेक्शन विच इज स्कंद माता, सेवेंथ में कालरात्रि। कालरात्रि अपने आप में काल टर्म आ रहा है तो वो टाइम से मैप्ड है। आत्मा के लिए महागौरी और मन के लिए सिद्धिदात्री। तो इस तरीके से ये हमारी 9 फॉर्म्स थी मोरलेस। ये वाला पार्ट हम, किसी ने नहीं करा हो तो बता दे एक दफे, ये वाला पार्ट हमने करा था इनफैक्ट, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे करा था, इसलिए मेरे को ध्यान है कि थर्ड डे वो कात्यायनी यस सर। वाली वाइब्रेशन जो है वो उसके लिए मैंने बोला था। वास्तु गुरुजी। ये मैंने कहीं से वो एक पार्ट कॉपी करा था, तो वहां पे हम्म। वो एज इट इज लिखा हुआ था। इसमें बेसिकली उनका जो कहना है, मतलब बहुत वाह। सुपरफिशियल सा थॉट है, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज हमारा जो एक भूखंड है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल है। इन द फर्स्ट प्लेस, इमेज जो जो भी शेप होगी प्लॉट की, वो स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल इसी तरह से होती है। तो आपको उसका जब डायरेक्शनल वो निकालना होता है, सो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सेंटर ऑफ द पॉइंट। सेंटर के लिए आप कॉर्नर्स को करते हैं। तो अभी जो एक लेटेस्ट जो वास्तु में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी आपके प्लॉट में साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा या नहीं होगा, वो उस बात के ऊपर चल रहा है। तो उसका उन्होंने आंसर क्या दिया कि आपने सबसे पहले 0 डिग्री नॉर्थ को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जब आप 45 डिग्रीज, अब ये मेरा 0 डिग्री नॉर्थ हो गया, इसके बाद जब मैं 45 डिग्रीज पे जाता हूं तो वो मेरा नॉर्थ ईस्ट होता है। जब मैं 90 डिग्रीज पे जाता हूं तो वो मेरा ईस्ट होता है। जब मैं 90 + 45, नौ चार 13, 135 डिग्रीज पे जाता हूं तो वो मेरा साउथ ईस्ट होता है।
तो उन्होंने ये वाली बात बोली, मतलब मुझे वैसे समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे पॉसिबल। अब मान लीजिए किसी का प्लॉट इस तरीके का है, तो इस तरीके के प्लॉट अगर है कि जिसमें कि चौड़ाई बहुत कम है और लंबाई बहुत ज्यादा है, तो क्या उसके 9 स्क्वायर्स पॉसिबल नहीं है? उसमें 9 स्क्वायर पॉसिबल तो होते ही रहेंगे। वो तो आपको 3 लाइन ऐसे खींचनी है, 3 लाइन ऐसे खींचनी है, तो वो तो पॉसिबिलिटी आएगी आएगी। बट स्टिल मतलब वो उसमें उसने एक तरीका दे रखा था कि नॉर्थ 0 डिग्री से आप स्टार्ट करेंगे, और 45 डिग्रीज के बेसिस पर आप जो है अपने डायरेक्शनल प्लॉट को आइडेंटिफाई करेंगे। इसलिए क्योंकि ये मतलब एक यूनिक सा पॉइंट था। तो क्योंकि ये बहुत यूनिक सा पॉइंट था, तो इसलिए जो है मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया कि भाई वो किस तरह से कह रहा है। मेनली जो हमारे को इस समय की जो वास्तु डोमेन वाले जो लोग हैं उनसे द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क देम इज, डू यू फॉलो फेंग शुई और वास्तु? तो वो कहेंगे कि इसमें कोई फर्क नहीं है। That's so true. Do you follow Feng Shui? ठीक है, Because तो it's a different. बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हर पार्ट में मैं क्योंकि वास्तु को ही पूरे एस्पेक्ट में स्टडी करता हूं, तो मुझे वो उनके यहाँ जो है वो एयर को वो वुड कहते हैं और स्काई को मेटल कहते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि ऐसे कैसे, उनकी थ्योरी बड़ी अजीब अजीब सी है। वो कहते हैं स्काई, आसमान से बारिश हुई, तो स्काई ने वाटर को क्रिएट करा। सो दैट्स देयर फिलोसफी, विच इज मतलब आई कैंट थिंक ऑफ एनी मोर जंक जो जितना इस पूरे अप्रोच से है कि आप पूरे प्रोसेस को ही उसमें वो कर देते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम दो साइंसेस को मतलब दो चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स करेंगे तो हमारा जो कोर मॉडल है उसमें डेविएशन आएगा बहुत सारे पॉइंट्स पे। अब पूरा मतलब फेंग शुई जो है, उनका कोई भी प्रिडिक्शन पर्टेनिंग टू सेंटर एंड पर्टेनिंग टू साउथ वेस्ट वो मैप्ड नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो साउथ वेस्ट को अर्थ एलिमेंट मानते हैं और सेंटर को स्काई एलिमेंट मानते हैं, जबकि उल्टा है। तो उनकी नॉर्थ ईस्ट की प्रिडिक्शन सही बैठ जाएगी बिकॉज वो उसको वाटर एलिमेंट तो मानते हैं, लेकिन वो वहां पर उसको जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, जबकि वो जुपिटर नहीं, वीनस बैठेगा। तो ये जो खिचड़ी मार्केट में इस समय पकी हुई है, उसका बेस्ट तरीका है, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, आपके पास कोई एक वास्तु एक्सपर्ट आता है, उससे बोलिए कि भाई मेरे घर का इस समय एनर्जी कितना है। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। वंस यू आंसर कि मेरे घर का एनर्जी कितना है, और आप जितने भी चेंजेस करना चाहें यू आर फ्री टू डू इट। आप यंत्र लगाओ, स्टोन लगाओ, आप दीवार तोड़वाओ, जितने मर्जी चेंजेस कराओ, लेकिन आप उसको लिस्ट आउट कर लो कि उस चेंज Hmm. को करने के बाद मेरा एनर्जी कितना हो जाएगा। इफ बाय डूइंग योर स्टेप्स माय एनर्जी इज इंक्रीजिंग, किसको प्रॉब्लम होगी? एंड ऑफ Right. द डे हर व्यक्ति को हायर एनर्जी ऑर्डर पर जाना चाहिए। दैट्स व्हाट द स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑल अबाउट। तो अगर मेरा घर उसमें एक बैरियर है, तो उसका बेस्ट तरीका। बट उनको ये अप्रोच नहीं पता, उनको सिर्फ पता है अगर नॉर्थ में ये चीज है तो ये खराब होगी। वो कहीं ना कहीं उनके थॉट प्रोसेस में वही चीज आएगी और वही चीज वो प्रिस्क्राइब करेंगे। मैंने तो भाई साहब आपको पहले ही बोला था आपके घर में तो ये दोष है। भाई दोष हो या नहीं हो, मैथ्स में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो Hmm. अगर मेरी प्रक्रिया में कोई भी चीज इस तरीके की है कि हो सकता है मुझे पता ही नहीं चले
क्योंकि भगवान तो हर स्थिति में मेरा अच्छा करने के लिए ही है। मेरा जब नेगेटिव हुआ तो उसने एक और नेगेटिव को जनरेट कर दिया, वो दो नेगेटिव जो है जुड़ने के बाद में मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। तो वो वाली अप्रोचेस उनको पता नहीं है। एज अ रिजल्ट वो कुछ भी कहीं पर भी करवा देते हैं। और फिर क्या होता है कि एक फेथ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप पैसा खर्च करते हो, आपके पास चीजें आती हैं, और फिर जो है वो आपको एक नेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट करके चले जाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज जो भी डिवाइन प्रोसेस के तौर पे हो रही है, वो हो हमारे लिए अच्छे के लिए रही है। इसमें अच्छे की डेफिनेशन क्या है? ए इज लर्निंग, बी इज वेल्थ, सी इज लर्निंग विद वेल्थ, डी इज लर्निंग माइनस वेल्थ। मतलब कहने का यह है, मैंने आज आपको 100 रुपए दिए, हम्म। और आपने जो है उस 100 रुपए से वो खट्टी वाली टॉफी खाई, और उसके बाद आपके ऊपर मेरे 1000 रुपए खर्च हुए ताकि मैं आपकी खांसी ठीक कर सकूं। तो मैं आपको अगली बार 100 रुपए देने से पहले 3 दफे सोचूंगा। तो मेरा, और पहले मैं आपको इस बात के लिए कंपेल करूंगा कि आप लर्निंग के ऊपर फोकस्ड हो या नहीं हो। जब वेल्थ दूंगा, मतलब जब मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो वो 100 रुपए देने से मेरे को फायदा हुआ या नहीं हुआ। जब आप ये दोनों डोमेन अटेन कर लेते हैं, तो जो थर्ड डोमेन जनरेट होती है वो होती है आप कांस्टेंट लर्निंग कर रहे हैं, कांस्टेंट वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हम्म। जब जब इससे डेविएट होगा, मैंने आपको वेल्थ दी और आपने कोई ऐसा काम कर दिया। मेरे पास एक केस आया है जिसमें कि एक महिला जो है, वो हस्बैंड वाइफ आए, अपनी जन्म पत्री दिखाते रहे। अब बार बार उसकी भाई, इनका पैसे का हिसाब किताब देखिए, इनका पैसे का हिसाब किताब देखिए, इनका फाइनेंशियल्स जो है वो बड़े परेशानी देते हैं मेरे को बड़ा। कब पैसा आएगा, कब पैसा आएगा, ऐसे करके उसने 4-5 बार बोला। मैंने कहा मैडम, अगर इनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो ये पहले दूसरी शादी करेंगे। Oops. तो वो जो है वो लेडी एकदम से चुप हो गई। उसके बाद उसने इस पॉइंट पे जो है वो बात ही नहीं करी। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, हम हमारे आसपास हर तरीके के केसेस देखते हैं, और हम कभी इस बात को रियलाइज नहीं करते हमारा अपने भीतर क्या चल रहा है, और हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर मेरे पास मान लीजिए वेल्थ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कम जनरेट हो रही है, तो उसमें मेरी कोई ना कोई प्रोटेक्शन होगी, बिकॉज जिसने मुझे क्रिएट करा है वो मेरी नीड्स को भी अच्छी तरह समझता है। और वो ये भी जानता है कि इस नीड्स के बाद अगर इसको जरा सा भी पैसे दे दिए, फालतू पैसे दे दिए, कि ये जो है पैसे का मिसयूज शुरू कर देगा। एंड प्राइमरली मैंने जितने भी लोग देखे वो पैसे का मिसयूज करते हुए देखे। जो पैसे का मिसयूज नहीं करता वही बिलियनर बनता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? मैंने, क्योंकि मैंने एक दफे ऐसा, जब मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था, एक दफे ऐसा मौका पड़ा था कि मेरे को उन्हें सुबह 4-5 बजे करीब काशी विश्वनाथ के मंदिर में लेकर जा। बताया था आपने, हाँ 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 हाँ। तो मैं जब उस आदमी को सुबह 4 बजे टी देने गया उसके राइट। रूम में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ खाएंगे या इतना अर्ली मॉर्निंग के तौर पे। ही सेड कि नहीं, हम कुछ नहीं पैसे खाते की पीते। लत। राइट। जैन देव बताया जो था उनके आपने, साथ हाँ। के सीनियर आईएएस थे वो ये कह रहे थे कि बेटा, इन लोगों को तो सिर्फ पैसे कमाने का नशा है, ये तो खाते पीते ही नहीं कुछ भी। राइट। हम उस टाइम पे, जॉब के टाइम पे, सिगरेट होठों में चिपकी हुई, और हम वहां पे फर्स्ट प्राइज की लाइन में लगे हुए, और वहां से सारे के सारे, अरे गौरव, मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं, रुक, बीड़ी कम हियर, बीड़ी इसकी सिगरेट जला दो। और वो सिगरेट जला रहा था बंदा। मैंने पूछा, ये बाद में पता चला कि वो बीडी खुराना थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर या कौन, प्रेसिडेंट टाइप का व्यक्ति।
तो आई रियलाइज्ड कि ये कौन से लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के टाइम पर ही उनका दिमाग सही चलता है, बाकी इन्हें कोई भी चीज, कोई वाइसेस, ये पूरी दुनिया को वाइसेस बांटते रहते हैं, अपने लिए कोई वाइसेस नहीं रखते। तो विच इज व्हाट आई रियलाइज कि मेरे पूरे प्रोसेस में अगर कोई व्यक्ति बिलियनर बन रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बाय डिफॉल्ट कोई बिलियनर बन गया, उसकी एज 15 साल से 27 साल होती है, नॉट मोर देन दैट। बिलियनर, 50 बिलियनर तो मैं ऐसे देखता हूं जो पिछले 20 साल 25 साल से मुझे कॉन्टिन्यूसली दिखने को मिल रहे हैं। हम्म। लेकिन बाकी थोड़ी देर को बिलियनर बने, फिर मिलियनर हो गए, थोड़ी देर को मिलियनर बने, फिर बिलियनर हो गए। केवल ये स्विंग चलता रहा। और वो स्विंग क्यों का था? इसलिए था क्योंकि वो लर्निंग और वेल्थ उसको अलग अलग ही ले रहे थे, नुकसान करते थे फिर सीखते थे और फिर उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट करते थे। जो लोग सीखते सीखते बिना नुकसान करे काम करते हैं, उनको लर्निंग प्लस वेल्थ मिलता है। एंड इट अप्लाइज टू यूनिवर्सली एवरीबडी। जो आदमी दूसरे की गलती से सीखता है, केवल वही कामयाब होता है पूरी कहानी में। जो खुद गलती कर करके जो है वो सीखने वाला पार्ट होता है, वो हमेशा लर्निंग माइनस वेल्थ वाली ही कहानी रहती है। बिकॉज भगवान को भी तो पूरे सिस्टम और रिसोर्सेज तौर पे चाहिए होता है, तो वो नहीं हो रहा होता इसलिए। दूसरा पार्ट, डोनेशन, स्पेसिफिकली टू फीड द यूनिवर्स। ये मैंने कॉन्टिन्यूस देखा कि ये एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका 10% आपको फीड करना चाहिए नेचर में। आप गरीब बच्चों को खाना खिलाओ, चिड़ियाओं को खिलाओ, जानवरों को खिलाओ, किसी को भी खिलाइए, चींटियों को खिलाइए। आप जिसको भी एक भोजन कराएंगे, उसका 40 टाइम्स 40 डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद आप इस पूरे प्रोसेस पे कॉन्टिन्यूसली मूव कर सकते हैं। आपकी जो भी कार्मिक साइकिल है उसमें जितना भी, मतलब आप 1 रुपए की मेहनत करेंगे और आपको 1 पैसा मिलेगा। जब आप 1 रुपए की मेहनत करेंगे आपका 1 पैसा मिलेगा, ये आपकी कार्मिक साइकिल हो गई। बट अगर उस 1 रुपए से जो 1 पैसा आपने कमाया, उससे आपने 10 चींटी को फीड कर दिया, और ये प्रैक्टिस आपने करी, तो मेरे गुरुजी कहते थे, बोले बेटा अगर कोई आदमी 1 रोटी रोज खिला रहा है, बोले एक आदमी जो है अगर 1 रोटी रोज दूसरे को खिला रहा है 1 साल तक, तो अगले पूरे साल उसके अकाउंट में 40 रोटी रोज की रहेंगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप अपने पूरे प्रोसेस को कैसे रिवर्स कर सकते हैं ये आपको देखना है। तो जब मुझे लर्निंग और वेल्थ के बीच का कोरिलेशन समझ में आया, तब मेरे को ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आई कि अच्छा, यू कैन रिवर्स एनीथिंग एंड यू कैन बिकम एनीथिंग। मैं पहले जब, बहुत पहले की बात है, मैं मतलब क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे कांस्टेंट कुछ चीजों पे ऐसी थी जो मतलब मेरे पास अपना कुछ नहीं था, हम मतलब जॉब करते थे। आई स्टार्टेड माई मतलब करियर 96 में, 4,500 रुपये महीने का जॉब था। बाद में धीरे धीरे बढ़ के जो है 5-7 साल के अंदर वो 2 लाख रुपए महीने भी चला गया। बट हम जॉब के हिसाब से सोचते थे। मेरे गुरुजी कहते थे, बेटे क्या तुम डिग्री लिए घर घर भटकते रहते हो, मुझे नौकरी पे रख लो, कोई तो अपना सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए। अच्छा जी चलो हम नौकरी नहीं करेंगे अपनी कोई दुकान खोल लेंगे या कुछ काम कर लेंगे। फिर वो कहते थे, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में 6,000 करोड़ रुपए से कम कमाता है, लानत है ऐसे जीवन पे। मैं कहा गुरुजी कैसे हम अपने माइंडसेट को कैसे ट्रांसफॉर्म करें? तो बोले, जब भी व्यक्ति जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना, जब तक ये तीन नहीं होंगी, नो बडी इन द वर्ल्ड कैन बिकम रिच। उन्होंने पहला, ये रोड मैप हो गया, टारगेट
मिनिमम 6,000 करोड़। तो उन्होंने टारगेट भी उन्होंने ही सेट करा, रोड मैप भी उन्होंने बताया, अवेयरनेस भी उन्हीं के थ्रू थी, हमें तो सिर्फ चलना था। और वो चलना जो है, उसके तौर पे वो जो स्टेप्स और एक्टिविटी था, इतनी सारी चीजें, मतलब जब वो गुरुजी मेरे चले गए तब, और मैं उनको याद करता तो उन बातों को याद करता, तो याद आता अच्छा उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था, उस टाइम पे ये कहा था। तो पिछले 4-5 साल में कोई ऐसा टाइम ही नहीं याद आया कि मैं बोलूं कि मेरे सामने ये वाली प्रॉब्लम आई और उन्होंने मेरे को वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशन और डिस्कशन था वो ना हुआ हो। तो पता चलती है वैल्यू व्यक्ति की। अगर मैं ये कहता कि मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई और मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता, नहीं सॉल्यूशन पता था, इस पर पूरे डोमेन में ऐसे करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो पिछले 25 साल से धीरे धीरे उस सॉल्यूशन के लिए मुझे फीड कर रहे थे। वास्तु, जन्म कुंडली एस्ट्रो और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और एक बड़ी आर्थिक योजना, हम्म, तीनों में से कोई एक भी मिसिंग होगी तो द पर्सन कैन नॉट बिकम रिच। अब एस्ट्रोलॉजी जब आप देखेंगे तो नवग्रह में सारे उपाय हैं, और कोई सा भी आप उपाय लेकर चलिए, कुछ ना कुछ आप डोनेशंस कर रहे हैं। ऑलवेज। ऑलवेज। कुछ भी पार्ट लेकर चलेंगे, इस वाले में ये वाली प्रॉब्लम है तो चिड़ियाओं को खिला दो, इसमें मछलियों को खिला दो, इसमें गाय को खिला दो, इसमें जो है वो ग्रहण है तो बादाम मिश्री नारियल डाल दो, कुछ ना कुछ नहीं तो करते रहो। खिला दो राहु। खिलाना। तो अगर हम अपनी डेली एक्टिविटी में फीडिंग का एक पैटर्न क्रिएट कर दें, 10% टू बी फेड, तो मेरे को, और ये मैंने टेक्निकली, मैं एक दफे एक लेडी के पास में बैठा था तो उसने मुझे बोला कि मेरा ऐसे करके जो है लगभग 40 लाख रुपए करीब का लॉस हो गया। तो मैंने उस छूटते बोला, मैंने कहा मैडम आप ये चेक करो कि आपने आज तक जितने पैसे कमाए और जितने पैसे आपको एक डिवाइन प्रोसेस में 10% से लेकर 30% तक, इतना आपको देना होगा। अब वो क्योंकि आपने नहीं दिया तो वो आपका किसी तरीके का लॉस हो गया। लॉस होने का मतलब कि वो पैसा वहीं के वहीं वो घूमता रहता है। तो अगर आप अपने लॉस को अपनी इनकम से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई चीज में आपको पनिशमेंट इसलिए मिल रहा है बिकॉज यू आर नॉट फीडिंग द नेचर। एंड 10% इज समथिंग विच इज देयर अक्रॉस ऑल रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जगह 10% का नियम बड़ा सीरियसली दे रखा है, बिकॉज दैट्स अ टेस्टेड फॉर्मूला। तो जो चीज टेस्टेड है उसको कोई व्यक्ति ना शेयर करे तो। और मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिला, सबने क्या बोलते, बस भाई साहब आप, आपका शुक्र तो एक कटोरी खीर जैसे ही गाय को खिलाओगे तुरंत ठीक हो जाएगा। मतलब शुक्र की 20 साल की महादशा है, उसके सारे एस्पेक्ट है, और तू एक कटोरी खीर में ही सारे काम करा रहा है। तब मेरे पास लाल किताब आई, तो लाल किताब में उसने लिखा 43 डेज, 43 वीक्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उसने लिखा इक्विवेलेंट टू वेट। इक्विवेलेंट टू वेट यानी आपको जो है, जब भी कभी कोई रेमेडी करनी है उसको 43 डेज तक कॉन्टिन्यूस करिए। मतलब कि आपको जो है रोज थोड़े थोड़े पैसे कमा रहे हैं, रोज थोड़ी थोड़ी रेमेडी कर रहे हैं, या फिर उसको 43 वीक्स कि भाई आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप एक साथ जो है उस पूरे प्रोसेस को कर सकें, तो इसलिए उसने 43 वीक्स डाल दिया। बट जब भी बोला इक्वलेंट टू वेट बोला। मैंने जब उसको चेक करा तो मैंने कहा फिट करी, फिट करी कहते हैं एलम को, गंदे नाले में डाल दीजिए। कच्चा कोयला, आपके ऊपर कैसी भी लीगल, एकदम से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए, आपने कच्चा कोयला अपने वजन के बराबर बहते जल में डाल दिया, इमीडिएटली वो पूरी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी।
इमिजिएटली, मतलब मैंने सैटरडे को करवाया, 3 4 लोग तो ऐसे थे बिल्कुल आईएएस और उस तरीके के, एकदम से प्रॉब्लम आई, सैटरडे को कराया, मंडे को जजमेंट आना है, मंडे को जजमेंट उनके फेवर में आ गया। दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं था कि उनका पनिशमेंट नहीं होता। जब मैंने इसको रिवर्स फॉर्म में सोचा, तो मैंने कहा ये चीज इसलिए हो रही है इस तरीके से बिकॉज मैं डेली कंट्रीब्यूट करता हूं पॉल्यूशन में। द मोमेंट आई गॉट द लर्निंग ऑफ क्लीनिंग पॉल्यूशन, इमीडिएटली मेरा खराब समय या जो प्रॉब्लम थी उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? कभी आप इस तरह से सोचते हैं कि आप रोज टॉयलेट जाते हैं, रोज कोई ना कोई गंदगी करते हैं, और वो सारी गंदगी एक्यूमुलेट होकर किसी नाले में या कहीं सीवर और उस पूरे प्रोसेस में जाती है? डू यू contribute in pollution or cleaning the pollution? The people who are investing daily on the basis of cleaning of pollution are having less problems and more solutions. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो जहां कहीं भी कोई रेमेडी लिखी हुई है, लाल किताब में रेमेडी लिखी हुई है, उसमें बहते जल में कोयला बहाने के तौर पे, मजदूरों को खाना खिलाने के तौर पे सैटर्न की रेमेडी है, कोर्ट में जो कोर्ट का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें फीड करने पर जो है वहां पर आपको लॉ सूट से हेल्प मिलती है। पैरों में स्वेलिंग होती है बहुत सारे लोगों को, मार्स मंगल Mm. के जो, उनको रेवड़ी या गुड़ और तिल बहते जल में डालना उनके पैरों की सूजन को कम करता है। अब सूजन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, जैसे स्वेलिंग है, और मैक्सिमम महिलाओं को ज्यादा होती है। आप देखेंगे मतलब आदमी और उसके दोनों के तौर पे देखेंगे, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं में ज्यादा होती है। उनके पैर हल्के से टेढ़े हो जाएंगे, चलेंगी तो लाइक अ डक, हिल हिल के उस तरीके से वो चलेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें इस वजह से हैं बिकॉज मार्स का उनका चैलेंज है। तो मार्स के चैलेंज के लिए उनको गुड़ और तिल जो है वो बहते जल में डालना है, या ट्यूसडे को जो है कोर्ट एरिया जो होता है वहां पर फीड करें लोगों को, फ्री कैंप, फूड कैंप, जितने भी, जितना भी अपने वजन के बराबर का उतना भोजन के तौर पे वो करें। सो ऐसे करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पार्ट एस्ट्रोलॉजी हो गया, दूसरा पार्ट आ गया वास्तु। वास्तु का मतलब होता है कनेक्टिंग विद द डायरेक्शन। जब आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, सो डायरेक्शन के लिए क्या कहते हैं, देयर ही मेट विद सक्सेस। ये इस तरह से लिखा जाता है, मेट विद सक्सेस मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, आगे जाके सक्सेस भी उसी डायरेक्शन में थी। वो दोनों जनों की डायरेक्शन सेम हुई और उनका काम हो गया। Mm. इसलिए डायरेक्शन बिकम्स ए एलिमेंट, एलिमेंट अटेन किया जाता है। तो जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे, उनके एस्पेक्ट को समझेंगे, तो ये प्रक्रियाएं आपको खुद, और कब, अब भगवान कभी कोई गलती कर सकता है? नहीं। भगवान क्या कह रहा है? पता नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि कौन सी चीज कौन सी डायरेक्शन में हमारे को हेल्पफुल होती है या नहीं होती। रेमेडी क्या है? वहां पर वो पर्टिकुलर बीज मंत्र लिख के रख दो, वो उसकी रेमेडी हो गई। विच मीन्स किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ईश्वर का ध्यान छूटना नहीं चाहिए। आपको कभी कोई डायरेक्शन जो है वो परेशान नहीं कर सकती, आपके हर स्टेप में। अब ईश्वर के ध्यान का मतलब क्या है? ईश्वर के ध्यान का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह,
मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, एक और था कोई। ये ऐसे करके 9 डोमेन्स थी। ये 9 डोमेन्स जो हैं, ये आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अब जैसे इंडिया में एग्जांपल दूं, सुनील भारती मित्तल और मुकेश अंबानी, दोनों में फाइट हो गई। दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस डोमेन्स को इम्पैक्ट कर दिया। एयरटेल बैंक खोल रहा था, एयरटेल बैंक जो है उसका पूरा बाजा मुकेश अंबानी की स्कीम ने बजा दिया। तो क्या हुआ, मेरा क्रोध जो था वो मुझे इम्पैक्ट कर गया, किसी सिचुएशन पे कंफ्लिक्ट। अब ये, जब आप, एक बुक है लक्ष्मी तंत्र, लक्ष्मी तंत्र में ये नया क्वेश्चन है, आया। नया बताया। लक्ष्मी तंत्र लक्ष्मी, नया बताया, पहले नहीं बताया। अच्छा ओ, मैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम का पढ़ता ही रहता हूं, तो इसलिए जो है, तो लक्ष्मी तंत्र जब मैं पढ़ रहा था उसमें एक प्रश्न आया, देवी आप इस ब्रह्मांड को कंट्रोल कैसे करती है। अब आई ऑल्सो मतलब गॉट अट्रैक्टेड, अरे यार ये तो बड़ा काम का क्वेश्चन है। देवी जो है वो कैसे कंट्रोल करती है। उसने कहा मैं विरोध से कंट्रोल करती हूं। जब तक कोई व्यक्ति किसी के विरोध को ही उत्पन्न न होने दे, तब तक वो जो है वो पूरा सिस्टम चला सकता है। जैसे ही वो किसी भी कारण से, अब कारण कौन कौन से हो गए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, तो जब ये वाली डोमेन्स में मेरा दिमाग लगता है, तो मैं किसी ना किसी प्रकार से किसी का विरोध अटेन करता हूं। और जब करती है। मैं किसी का विरोध अटेन करता हूं, तुरंत वो वाली फोर्स मुझे नष्ट करने पे लग जाती है। जैसे ही एक की सृष्टि, दूसरे का नष्ट होना, संहार, और देवी का कंट्रोल, थिंग्स मूव इन दैट फॉर्मेट इटसेल्फ। आप कोई भी एग्जाम्पल पे इसको लेकर चलेंगे, आपको क्लियर कट मिल जाएगा। दुनिया कुछ समय पहले पुतिन को किसी गिनती में नहीं गिनती थी, उसने पूरे नाटो की अकेले बजा दी। कहीं कोई, मतलब मैंने लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स के स्टेटमेंट सुने थे द मोमेंट देयर वाज यूक्रेन वॉर। लुक, आई एम टेलिंग यू, टेक माय वर्ड्स, द प्रिडिक्शन इज दैट द वॉर वोंट कंटिन्यू फॉर 36 ओ 72 आवर्स। 72 घंटे के अंदर ये वॉर खत्म हो जाएगी, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है। यूक्रेन विल बी फिनिश्ड। आज 3.5 साल हो गए, अभी तक तो खत्म हुई नहीं। वो यूक्रेन भी न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन की तो वॉर ही नहीं थी, वॉर तो नेटो और रशिया की थी। तो लक्ष्मी जो है विरोध से कंट्रोल करती है। कोई भी सिचुएशन में विरोध जनरेट ना हो, ये बुद्धि का पक्ष है। और बुद्धि जो है वो आत्मा से आती है। आत्मा जो है वो परमात्मा में जब तक लगी रहेगी, तब तक वास्तु दोष आपके कंट्रोल में रहेंगे। वास्तु दोष मतलब डायरेक्शन, इम्यूनिटी, प्राण तत्व, कैसे भी ले सकते हैं। तो जब जब हम अपने काम करने की प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करेंगे, वी कैन रिवर्स एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सिचुएशन। ये भय था। तो हमारे, तो अब गुरुजी ने क्या बोला, पहले वास्तु के उपाय, पहले जन्मपत्री के उपाय, फिर वास्तु के उपाय। अब अगर मैं एक परिवार हूं तो परिवार के सभी सदस्यों के उपाय करते चले। खास तौर पे हस्बैंड वाइफ की तो कनेक्टिविटी कॉन्टिन्यूस होती है। कितनी बार ऐसा देखा कि वाइफ की हॉरोस्कोप में कोई योग ऐसा था जो बहुत खराब टाइम के हिसाब से था, हस्बैंड की उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन वो दोनों चीजें मैप हो गई। तो जब मैंने
देखा कि मैंने कोई आदमी जन्म पत्री क्यों मिला रहा है, जन्म पत्री इसलिए मिला रहा है कि दोनों कॉम्पैटिबिलिटीज एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने इफेक्टिवली काम करेंगे। सो आई सेड कि इसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। कोई कॉम्बिनेशन पूरे थ्रू आउट द लाइफ ना तो पॉजिटिव हो सकता ना नेगेटिव हो सकता। तो आप अपनी चॉइसेस को आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से अपना काम कर लीजिए। चॉइसेस काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष और भय इसके आधार पे नहीं होने चाहिए। तो जब जब आप आत्मिक चिंतन करके किसी भी बॉन्ड को किसी भी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको बड़े आराम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो देता हूँ। एक दफे कुछ ऐसी बच्चों में बैठ के बात चल रही थी, तो ये ऐसा है वो वैसा है इस तरह से बात चल रही थी। मैंने बेटे एक बात बताओ, भगवान ने हमें ब्लड रिलेशन क्यों दिए है? एक ब्लड रिलेशन है, एक फ्रेंड्स है, ये दो हैं। ब्लड रिलेशन हमारे को, मतलब कोई आंसर करना चाहेगा आप में से? कार्मिक कनेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा। आ, ब्लड तो रिलेशन वो में आपकी चॉइस नहीं है, डिवाइन चॉइस है। ऐसे। ब्लड रिलेशन इज ऑलवेज अ डिवाइन चॉइस। आप किसके घर में पैदा होंगे, कौन आपका भाई होगा, कौन आपकी बहन होगा, ये आपकी चॉइस ही नहीं है। जो चीज आपकी चॉइस नहीं है वो डिवाइन की चॉइस है। पहला पार्ट। हाँ। फ्रेंड्स आपकी चॉइस है। अब आता है टाइम, गुड टाइम एंड बैड टाइम। पूरे वक्त में आपको जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो अपने दोस्तों से होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स योर चॉइस। और अच्छे वक्त में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ब्लड रिलेशन से होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स योर चॉइस, दैट्स द डिवाइन चॉइस। अब आप इमेजिन करिए, अब ये हो सकता है सुपरफिशियल लगे। आपके घर में कोई शादी है और उस शादी में आपके एक भी ब्लड रिलेशन नहीं आए, सारे फ्रेंड्स आए, क्या वो शादी बढ़िया होगी? हम्म। मजा ही नहीं आएगा। और हम्म। जब आप कहेंगे कि ये वाली शादी हुई और इसमें मेरे सारे ब्लड रिलेशन आए लेकिन एक भी फ्रेंड नहीं आया, आपको फील भी नहीं होगा। हाँ कहीं फंस गया होगा, कोई दिक्कत होगी, वो चीज नहीं फील होगी। क्यों? क्योंकि हम्म। ब्लड रिलेशन आर मेंट ओनली फॉर सेलिब्रेशन। वाह। आपके जितने भी वाह। ब्लड रिलेशन है वो सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए ही बने हैं। एक बाप एक बेटे को देख के, एक दादा एक पोते को देख के उसका जॉय बढ़ता है, एंड नोबडी नोज द रीजन व्हाई, बिकॉज ब्लड रिलेशंस आर ओनली फॉर सेलिब्रेशन एंड वाह। फ्रेंड्स आर फॉर द डिफिकल्ट टाइम्स। उल्ट प्रॉब्लम तब होती है जब हम उल्टा कर देते हैं। हम गुड टाइम में दोस्तों के पास चले जाते हैं, बैड टाइम में रिलेशंस के पास चले जाते हैं, विच इज व्हाट कॉजेज द प्रॉब्लम। So friends are for support and blood relations आप फॉर are only for सेलिब्रेशन। celebration. अगर कोई व्यक्ति किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने ब्लड रिलेशन से दूर हो रहा है, इसका मतलब उसका आने वाला टाइम जो है उसमें सेलिब्रेशन ही नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे टाइम फ्रेम में है जिसमें कि उसको डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो उसको फ्रेंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और हमारे टेक्स्ट में क्लियर कट था, जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी और सुग्रीव को मिलवाया तो उन्होंने दो चीजें बोली। बोले मित्रता जो है वो हमेशा समान जाति और समान अवस्था में होती है। तो ये जो हैं, ये राम जो हैं ये सूर्य वंशी हैं और सुग्रीव जो हैं वो सूर्य पुत्र हैं।
तो इनमें हम्म समान जाति हो गई। अब हम्म आपकी भी पत्नी को कोई उठा कर ले गया और इसकी भी पत्नी को उठा कर ले गया, इसलिए समान अवस्था हो गई। इसलिए आप दोनों की मित्रता जो है वो स्वाभाविक है, हो ही जाएगी। अब यहां से हमारे पूरे पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक सेकंड, पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में तीन तीन चीज जनरेट हो गई। एक मित्र, एक शत्रु, एक न मित्र न शत्रु, तो मित्र के लिए क्या चाहिए? समान जाति और समान अवस्था। शत्रु जो है वो किस स्थिति में शत्रु बनाना आवश्यक होता है और शत्रुता से क्या होता है। यानी शत्रु का मतलब जो मैंने बोला, विरोध। तो जब तक आप फाइनेंशियल गेन कब तक कर सकते हैं? जब तक आप किसी स्थिति में विरोध ना उत्पन्न होने दें। और जब विरोध उत्पन्न हो जाता है तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो जाती है। तो बेस्ट सिचुएशन कौन सी होती है? ना मित्र ना शत्रु। हम्म। जितना ज्यादा आप सम रहेंगे उतना ज्यादा आप धन कमाएंगे। सम मीनिंग? सम, न मित्र न शत्रु, नाइदर हम्म गुड नॉर बैड। संभाव सम। ओके, समभाव, गॉट इट, न्यूट्रल। न्यूट्रल। आपकी ना किसी काहू से से कोई, न्यारा, ना काहू के संगी। हाँ, ना कहूं ना से, काहू, ना ना कहूं काहू से का दोस्ती, मित्र, ना ना काहू, किसी, ना कहूं से बैर। ना काहू से बैर, राइट, वही मैं बोल रहा हूँ, राइट। हमारे देश की जो पुरानी कहावतें हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दे सॉल्व द पर्पस ऑफ लाइफ, ऑल द चैलेंजेस। सो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी वास्तु जो है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज आप अपने आप को प्रॉब्लम सिचुएशन में डाले नहीं। नॉन प्रॉब्लम सिचुएशन में जब आप फंड जनरेशन करें, यू शुड ऑलवेज पुट अ टारगेट, बिकॉज एज पर लक्ष्मी तंत्र, मुझे ये डेफिनेशन भी मैंने पहली बार ही पढ़ी थी, लक्षयते इति लक्ष्मी। हम्म दिवाली पे करी थी। राइट। तो जब जब कोई व्यक्ति कोई टारगेट रखता है तब तब वो उस लक्ष्य के आधार पर लक्ष्मी की प्राप्ति कर पाता है। तो जब भी कभी आपके सामने कोई ब्लॉकेज आ रही है, क्वेश्चन योर सेल्फ, मेरी ये ब्लॉकेज क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं मेरा पर्पस ही गलत है। आई शुड बी मोर इंट्रोस्पेक्टिव टू आइडेंटिफाई माई पर्पस, बिकॉज पर्पस ओनली ओपन्स द गेटवे ऑफ वेल्थ। गुरुजी मेरे कहते थे, जब आप शरीर रूपी धन से काल रूपी, क्या था शरीर रूपी धन, हाँ, पूंजी के तौर पे कहते थे कि जब आप पूंजी को काल के साथ में बांधते हैं तब संपत्ति बनती है। ऐसे करके कुछ वो बोलते थे, मैं अभी एकदम से भूल रहा हूँ, किसी और दिन बता भी दूंगा। तो वो उनका कहने का मकसद ये था कि आप हर चीज में अपने शरीर के दम पर ही करते हो। आपके संबंध या आपकी शत्रुता इस शरीर के साथ ही जुड़ी हुई है। जब इस शरीर का पूरा चिंतन परमात्मा में लगाकर आप एक निश्चित काल तक एक उद्देश्य पूर्वक काम करते हो तब संपत्ति बनती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ये सिर्फ डेविएशन है। ये डेविएशन आपको आपके पर्पस से दूर लेकर जा रहे हैं। जितनी देर डेविएशन रहेंगे उतनी देर आपकी जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो नहीं होगी।
तो सबसे पहले वो ये बोलते थे 10 करोड़ रुपए में एक आदमी की पूरी जिंदगी आराम से निकल सकती है, सब्जेक्ट टू उसके पास घर गाड़ी अपना होना चाहिए। तो 10 करोड़ रुपए सफिशिएंट है। बट 6,000 करोड़ का टारगेट क्यों चाहिए? अगर 10 करोड़ में मेरे सारे काम हो जाते हैं तो मुझे 6,000 क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे यूनिवर्स में अपना पर्पस हाईलाइट करना है। आई एम हियर फॉर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता हूं, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता हूं, तो मैं दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं, अपने होने के कारण को वो करता हूं। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं ना? राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, ये मैंने एक, ये क्योंकि कंक्लूडिंग स्लाइड्स है ना, तो इसमें कुछ कुछ चीजें वैसे आ रही हैं। आप जब भी पूरी यूनिवर्स को देखेंगे, आपको एक ब्राइटनेस दिखेगी विच इज स्टार्स। उस ब्राइटनेस के अराउंड स्फेरिकल या सेलिशियल बॉडीज हैं विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो स्टार और रिफ्लेक्शन। थर्ड पार्ट इज डार्कनेस। तो जितना भी हमारा विजिबल डोमेन है, हमारे को ज्ञान केवल उतना ही है। ज्ञान की अधिष्ठात्री को कहते हैं गायत्री। जितना भी हमारा नॉन विजिबल डोमेन है, उस अज्ञात को पुरुष रूप में कहते हैं डार्क मैटर, और स्त्री रूप में कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी बेसिकली काली के लिए टर्म यूज हुआ है, और डार्क मैटर जो है वो शिव के लिए टर्म यूज हुआ है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? आप रात को किसी भी जगह जो बहुत स्टारी नाइट हो, उस दिन रात को अकेले बाहर खड़े होइए और आंख बंद करके पूरे यूनिवर्स को देखिए। एक पार्ट होगा जो आप देख पाएंगे। अब जहां आपको अंधेरा दिख रहा है, मेरे सिस्टम में क्या फर्क है? जहां मेरे को आज अंधेरा दिख रहा है, मैं रॉकेट उठा के जैसे ही वहां पर पहुंचूंगा, तुरंत वो विजिबल और लाइट डोमेन में आ जाएगा। क्योंकि जो मुझे अंधेरा दिख रहा है, जैसे ही मैं अंधेरे की तरफ जाऊंगा वहां पर भी स्टार्स होंगे बहुत सारे। इसलिए मैं काली को सती बोलता हूं हमेशा। क्योंकि मेरे को अंधेरे से मतलब नहीं है, जहां अंधेरा है वहां भी सती होगी, और जहां आज मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से। ये फर्क मेरे मॉडल के हिसाब से है। आई डोंट सी एनी डार्कनेस एनीवेयर। इट इज जस्ट डार्कनेस इज इंडिकेटिव ऑफ वेयर आई हैव टू रीच। दैट्स इट। इमोशनल ब्यूटीफुल। पेन चार्ट। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, दैट्स एक सेकंड, वो प्रीवियस स्लाइड मैं परसेंटेज लिख रहा था। जस्ट आई नो आपकी स्लाइड्स में है ऑलरेडी, बट 5% विजिबल मैटर, और वो गायत्री है। तो ये बात जो आपने क्यों शिवा लिखा हुआ है, वही मैं पूछने वाला था, बस ऑन द राइट हैंड वो साइड। डार्क मैटर के लिए लिखा था मैंने, मतलब वो स्लाइड पे लिखने की जगह के तौर ओके पे ओके जहाँ डार्क मैटर है वहां पे शिव लिखा है मैंने। ओके ओके। मतलब पूरी यूनिवर्स में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किसी ने काली और शिव के तौर पे डाला। राइट। ओके। सर गायत्री किसी का भी नॉन डोमेन है। जी, क्या कह रहे हैं स्नेहा जी? आपने कहा जहाँ पे भी डार्क ना, वी हैव टू रीच दैट, वो पॉइंट समझ में नहीं आया सर। आप जो है, सो देखिए,
दो चीजें बोली जाती हैं। एक सेकेंड। मैं लाइफ की अप्रोच के रिलेटेड बात कर रहा था कि अगर मैं पूरे सिस्टम में अंधेरे को देखूंगा, जहां भी अंधेरा है, अब मेरे पास एक रॉकेट आ जाए और मैं उस जगह जाऊं, तो यूनिवर्स में उस जगह स्टार्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जहां अंधेरा है, डज दैट मीन कि वहां पे स्टार्स नहीं होंगे? बताइए। नहीं, it will be there. ऐसा तो कोई अंधेरा नहीं है ना जहां पे स्टार्स हो ही हम्म नहीं। हम्म तो ये तो मेरा परसेप्शन हो गया ना। अब ये डार्क हो गया और ये लाइट हो गया। ये तो मेरा परसेप्शन है ना कि मैं डार्कनेस को देख रहा हूं या लाइट को देख रहा हूं। बट हम देखते इसलिए हैं बिकॉज ये ज्ञात डोमेन है और ये अज्ञात डोमेन है। हमारी क्यूरियोसिटी किधर ज्यादा होती है? जिधर अंधेरा होता है, जहां अज्ञात होता है, हम अपनी बुद्धि को वहीं लेकर जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्या होती है? नोन वेरिएबल से अननोन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। ज्ञात डोमेन से और गायत्री के नाम से भी राइम हो रहा है, तो गायत्री ज्ञात, ज्ञात ज्ञात्री भी हो सकती है। सर जी, मैंने जब सबसे पहले गियर टर्म आइडेंटिफाई करी थी, ज्ञा सब जगह ज प्लस यही लिखा हुआ था, तो वो उसको ज्ञा कहते थे। मैंने कहा ये लिखा ही गलत है संस्कृत में। ये जिस भी आधार पे जिसने भी बनाया है वो गलत है। हम्म ग प्लस यह ही ज्ञा होगा, क्योंकि मेरे पास हम्म टर्म यज्ञ है। यज्ञ में फाइनल जो डाइटी है वो फायर एलिमेंट है। अब यह हम्म फायर एलिमेंट है और ज्ञा क्या है? ग प्लस यह। तो प्रिंसिपल डाइटी कौन हो गया? यह हो गया। तो लोग बाग जब कभी वो, मैंने बोला ना कल मैं वो वास्तु वाले के एक तौर पे देख रहा था, उसने बोला आसमान से बारिश होती है तो इसका मतलब क्या है? स्काई टू वाटर एलिमेंट। मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफी की एनोटेशन मैंने नहीं सुनी। बट ठीक है, सब लोग अपने अपने तौर पे करते हैं तो वो सबका एक अलग पार्ट होता है। बट ज्ञा जो है, अच्छा, कभी भी आप गायत्री मंत्र को देखेंगे तो हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में नरसिंह गायत्री, आप किसी भी देवी देवता का देखें उसका गायत्री मंत्र जरूर होगा। विच मीन्स वो डाइटी का नोन डोमेन जो है वो क्या है? ज्ञात। ज्ञात डोमेन। हर डाइटी का गायत्री मंत्र होगा। क्यों? क्योंकि हर डाइटी की एक नोन डोमेन है और एक अननोन डोमेन है। हम्म नोन प्लस अननोन ही कंप्लीट होगा। अब मैं आज बोलूं कि आशीष जी मेरे साथ में क्लास कर रहे हैं तो मेरी एक्सेस हो गई। नो, आई नो हिम इन अ वेरी लिमिटेड डोमेन। आई कैन नॉट टेक द अननोन डोमेन टू ड्राइव माई नोन डोमेन। मुझे सामने वाले को उतना उसके अननोन पार्ट को एड्रेस करना ही होगा। आई कैन नॉट टेक इट फॉर, अरे आई नो हिम, मैं फोन कर दूंगा काम हो जाएगा। नो, आई कैन नॉट टेक दैट लिबर्टी विद एनीवन, बिकॉज उसका एक अननोन डोमेन है। वो उस पे भी जितना एप्लीकेबल है उतना ही मेरे पे एप्लीकेबल है। जब जब हम नोन के बेसिस पे अननोन का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, इमीडिएटली चैलेंजेस आ जाते हैं, रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाती है। हस्बैंड वाइफ तक में ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई जी मेरी तो एक्सेस है तो जब मैं चाहूं तब मेरी एक्सेस है। नो, उसका भी एक अननोन पार्ट है। हर जगह वो एक्सेस लिमिटेड है। तो जैसे ही हम इस नोन और अननोन की डोमेन को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, इमीडिएटली हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाते हैं, हमारी वेल्थ इंप्रूव हो जाती है, हमारी नॉलेज इंप्रूव हो जाती है, लाइकवाइज। Beautiful. Very nice. So logical. It's like wow. थैंक यू। How did you come to this logic? ये तो थोड़ा देखिए, ये वो व्यक्ति बता सकता है जो चीज सोचता हो। मैं तो सिर्फ बैठ के देखना शुरू करता हूँ थोड़ी देर और कुछ मेरे अंदर से मुझे बताना शुरू कर देता है।
तो मैं उसको सुनता हूँ और फिर मैं उसको समझता हूँ कि अच्छा लास्ट टाइम जो बताया था और अब की बार जो बताया था, हाउ डज दैट कन्फिगर इनटू अ मॉडल। तो ये तो वही बता Amazing. सकता है जो सुनकर नहीं, लॉजिकली सब कुछ कनेक्ट करता हो। बट हाँ, मैं मतलब मुझसे कोई क्वेश्चन भी करता है और मुझे कोई आंसर भी देता है, और जो ये दोनों फंक्शन करता है वो हम सबके भीतर है। तो मैं कल भी बोल रहा था ना कि हमारे यहाँ सिस्टम में जब तक हम आत्मा रिलेटेड पार्ट को इन्वोक नहीं करेंगे तब तक कोई चीज नहीं होगी। we'll be never able to understand why there is a pain into our life. वही मैं पूछने वाली थी, जब आप डार्क का वो बोल रहे थे कि वहां पे भी लाइट है, तो हम अपने लाइफ में उसको पेन से भी रिलेट कर सकते हैं कि व्हेन इट इज अ वेरी पेनफुल फेज। पेनफुल फेस होता ही तब है जब आप अकेले होते हो। आप इमेजिन करो कि आपकी गाड़ी जो है अमिताभ बच्चन टाइप का एक आदमी ड्राइव कर रहा हो, तो और आपको कोई जानता नहीं हो, हाउ डज इट मैटर? सारी दुनिया देखेगी तो अमिताभ बच्चन की तरफ, और फिर हर आदमी यही कहेगा देखो यार कितना बड़ा आदमी है, इसने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रख रखा है। एंड देर वॉज अ फेमस जोक ऑन दिस। समबडी वॉज ड्राइविंग बेंटले, तो वो अमिताभ बच्चन के लिए था कि अमिताभ बच्चन जब बेंटले लेकर आया तो उसने जो है खुद ड्राइव करने का डिसाइड करा, तो शोरूम से घर तक वो खुद ड्राइव करके लाया और अपने ड्राइवर को बोला पीछे बैठ जाओ। तो एक बच्चे ने बोला पापा हु इज दिस गाय, उसने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर की तरह रख रखा है। तो अमिताभ बच्चन ने ही शायद किसी जगह बड़े हंसते हंसते बताया था, जब भी आप अपने आप को उस आत्मा परमात्मा की डोमेन के साथ में रखेंगे, इमीडिएटली आप कितने भी पेन में हो वो पेन हमेशा रिजॉल्व होगा, Beautiful. Hmm. एवरी टाइम। एंड हमारे को बार बार बॉडी 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 बताया जाता है, शाकाहारी शाकाहारी, मांसाहारी मांसाहारी। हर डोमेन जो भी हमें हमारे सिस्टम के बारे में बता रही है वो फिजिकल बॉडी की डोमेन पे बता रही है, वो आत्मा की डोमेन पे बता ही नहीं रही। और अब तो मतलब थ्योरीज इतनी वाहियात सी आती हैं कि वो, एक मैं थ्योरी पढ़ रहा था उसमें उसने बोला कि वो कृष्ण तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे। Hmm. अरे भाई ये कौन सी कहानी हो गई? तो कॉम्प्लिकेशन देने के लिए सब लोग हैं। अच्छा, अब आते हैं इस वाले तो पे। हाँ बोलना था ना, पूरा ब्रह्मांड का वो है तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ही हो गया ना, हाँ बोल दो। चलो। इस सर जो अखिल ब्रह्मांड का रचेता हो उससे एग्जैक्टली। बाहर क्या होगा? उससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो मैं तब तक है जब तक मैं पृथ्वी को ही सिर्फ अपने आप को मान रहा हूँ। See, वही। मैं तो पूरे all ब्रह्मांड को अपने मॉडल, मतलब आई कंसिडर माई सेल्फ ए मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। whatever program that comes on the TV regarding all our old temples, all they're called as ancient aliens. हाँ वो मतलब वो कह तो वो कुछ भी सकते हैं जब उनके पास समझाने को नहीं हो। अच्छा, ये यहाँ पर दैट्स मैंने ट्रू। पेन चार्ट दे रखा जी। है। ओके। भी पेन किस पॉइंट पर ऑर्गेनाइज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने का पार्ट है ये। तो जब भी आप कभी हीलिंग करते हैं, मान लीजिए आपको अंगूठे के तौर पर देखना हो या फिंगर्स के तौर पर देखना हो, तो आपको बस यही याद रखना है क ख ग घ अ। तो कौन सा अल्फाबेट, उसकी डोमेन कितनी है, ये आपको यहाँ इस चार्ट को देखने से पता चलेगा। Hmm. और कोई भी पेन को रिवर्स करना है तो श्रीम, बॉडी पार्ट, श्रीम, एंड इट विल बी रिमूव। अब मैं श्रीम जो है नए तरह से लिखता हूं इस तरह से, बस इतना ही फर्क है। बाकी प्रोनाउंसिएशन इज सेम। इट इज जस्ट दैट कि इट इज माय एक्नॉलेजमेंट टू एड्रेस षटकोण का शा मतलब शिव, क्षत्रिय वाला क्षा मतलब शक्ति, और उन दोनों के बीच का आकर्षण यानी रस विच इज र। ऐसे करके मैं इस श्रीम को एड्रेस करता हूं, बस बाकी प्रोनाउंसिएशन में और उसमें कोई फर्क नहीं होता। हाँ, मैंने ये नोटिस करा कि जो लोग श्रीम के पुरस्चरण करते हैं, 4 या 5 पुरस्चरण के बाद उन्होंने जब ये वाले श्रीम से करा तो पहले या दूसरे पुरस्चरण में ही उनके जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई थी। जिस कारण से भी करते हो, तो ये श्रीम में वाइब्रेशन ज्यादा है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। Hmm.
सर जब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं तो कैन जी इट बी दैट जब प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की तरफ जाती है तो बीच में एक एम्पलीफिकेशन हो सकता है उसका, जहाँ पे सारी चीजें पहले क्लेंजिंग के तौर पे निकल के आए फिर वो रिजॉल्व हो, कि विल इट प्रॉब्लम बी लाइक अ सॉल्विंग जो स्मूथ है जर्नी? वो कब होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी कब? तो वो उभर के बाहर निकलेगी। हाँ, वो उभर के बाहर निकलना ही मैं बोल रही थी, हाँ। जब आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट इंक्रीज होगा। इंटेलिजेंट क्वोशंट इंक्रीज क्यों होगा? जब आप अपनी आत्मा की डोमेन से कनेक्ट होंगे। आप जितने भी कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं फॉर एनी प्रॉब्लम, जितना सीनियर ऑर्डर का कंसल्टेंट होगा, मतलब जो आदमी 1000-2000 डॉलर पर आवर का चार्ज करे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उस व्यक्ति को देखेंगे आप, वो उतना ही कोर में सिंपल होगा, बिकॉज वो इनर कनेक्टेड है। हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तभी हो सकता है जब आपका इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो इंक्रीज हो। इंटेलिजेंट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर बॉडी पार्ट एक्सेप्ट योर सोल। और Beautiful. कोई होगा ही नहीं। एक तो सेकेंड। जब प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट थिंग इज कनेक्ट टू द सोल सीट एंड एब्सोल्युटली। ओके। प्रॉब्लम आती क्यों है? जब पेरेंट्स जो हैं इस बात को चेक करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कितना केपेबल हो गया। केपेबिलिटी टेस्टिंग के लिए होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्व कर दी, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम आई, आपने उसको सॉल्व कर दिया। रावण, कंस, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे। तो ये जितने भी थे, इस प्रॉब्लम को किसी ने कैसे सॉल्व करा, ये मतलब है इसका। ये बीज मंत्र क्रिएशन वाला स्लाइड तो खैर कल करेंगे। जी।